तो सबको ये बात पता लग गई होगी कि हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग का एरा कब से स्टार्ट हुआ चिल्ड्रन? 1951 से। एक आईपीआर इसके पहले बना था, किस ईयर में बना था? 1948 में। दूसरा आईपीआर इसके बाद बना चिल्ड्रन, कब बना? 1956 में। और आईपीआर 1956 में हमने इंडस्ट्रीज का 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया। पहला क्लासिफिकेशन क्या था भाई? डिफेंस, एटॉमिक एंड रेलवे कौन कंट्रोल करेगा? ओन कौन करेगा? मैनेज कौन करेगा? गवर्नमेंट। फर्टिलाइजर एंड माइनिंग में कौन कौन काम करेगा? दोनों लोग। एंड देयर आफ्टर जितनी भी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज बची, दे विल बी अवेलेबल ओनली फॉर प्राइवेट सेक्टर। क्यों किया गया भाई इसको? इसको इसलिए किया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा डेवलप करे। और अल्टीमेटली इस पॉलिसी में जो हमारा स्ट्रक्चर था, दैट वाज लाइसेंसिंग, दैट वाज प्रोहिबिशन एंड दैट वाज कोटा सिस्टम। कोटा मतलब वो राजस्थान वाला कोटा सिस्टम नहीं चल रहा है कि हम रेस्ट्रिक्शन लगा देते थे एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर किसी भी फैक्ट्री वाले को प्रोडक्शन करना अलाउड था ही नहीं। तो 1990 तक सो कॉल्ड देश के हालात बद से बदतर हो चुके थे और सो कॉल्ड नजर ही नहीं आ रहा था दूर दूर तक कि क्या किया जाए जिससे देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाला जाए। खोपड़े में बात गई। 1990 के बाद फिर ये सोचा गया कि भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आपने सुना होगा नाम अपने प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर का, क्या नाम था चलन? मनमोहन सिंह जी। इनको सो कॉल्ड कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कुछ हिसाब किताब जरा लगाइए ताकि देश में जो इतना इंडेटनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाए। तो बच्चों इन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई जिसको आप आईपीआर 1991 भी बोल सकते हैं। बट इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों बोल रहे थे? क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के अलावा ज्यादा फोकस किस पे किया गया? टर्चरी सेक्टर पे। फ्री कर दिया गया डिफेंस, रेलवे और एटॉमिक एनर्जी छोड़ के हर सेक्टर को इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, एज वेल एज चिल्ड्रन फॉर फॉरेन पार्टिसिपेशन ऑल्सो। तब ढेर सारा पैसा कंट्री के अंदर आना स्टार्ट हो चुका था। समझ में आ गया? एल्स इसके पहले कंट्री का मेजॉरिटी गोल्ड वर्ल्ड बैंक में गिरवी पड़ा हुआ था और सिर्फ इतना पैसा था कि हम 2 हफ्ते से ज्यादा अपने इंपोर्ट्स को फाइनेंस ही नहीं कर सकते थे। सिर्फ 2 हफ्ते का खर्चा समझ लीजिए घर में बचा था। तो जो हालात श्रीलंका और पाकिस्तान के हैं उससे भी कुछ बदतर हो जाते अगर मनमोहन सिंह जी ने ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ना लाई होती। तो समझ में आ गया? किसी को रोना वोना तो नहीं आ रहा भाई देश के ऊपर? चला जाए आगे। इस पॉलिसी में हमने फोकस किया एलपीक्यू से एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नो, एल स्टूड फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टूड फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टूड फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो आपको इन्हीं के बारे में सो कॉल्ड इस पूरे चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आफ्टर 1991 या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 या आईपीआर 1991, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। 3 चीजें चैप्टर में पढ़नी है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मीनिंग्स जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा बता दिया। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी मत समझ लीजिएगा, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। इज दैट क्लियर? पता लगा एग्जाम में आपको पूछा गया 2 फीचर्स बता दीजिए एनईपी के, और वहां चैट जीपीटी डिवाइस ले गए थे, वहां लिख के चला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्योंकि गूगल तो आजकल एनईपी में क्या दे रहा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही देगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं देने वाला। समझ गए बात को? सबने लिख लिया? प्रॉब्लम समझ में आ गई 48 और 56 की पॉलिसी की? चलिए, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या चल रहा है। रिफॉर्म्स रेफर टू द सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी को आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का नाम देते हैं, विच हैज 3 थिंग्स चिल्ड्रन, 3 एलिमेंट्स, 3 कंपोनेंट्स आप बोल सकते हैं। पहला कंपोनेंट लिबरलाइजेशन हो गया इंस्टेड ऑफ लाइसेंसिंग। दूसरा प्राइवेटाइजेशन हो गया इंस्टेड ऑफ प्रोहिबिशन। तीसरा कोटा सिस्टम की जगह क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन। समझ में आ गई बात सबको? झटपट इसको अपडेट कर लें अपनी कॉपी में, छोड़ झटपट अपडेट दिस। सो चलते हैं नेक्स्ट चिल्ड्रन, एलिमेंट्स ऑफ एनईपी। तो 3 ब्रॉड एलिमेंट्स हैं, वन इज कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन, सेकेंड इज प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम देना कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को, प्राइवेट सेक्टर को,
अब बच्चे कहेंगे सर पब्लिक सेक्टर को फ्रीडम नहीं देंगे, अरे वो तो वैसे ही फ्रीडम में काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर तो डोमिनेट करता है, कंट्रोल करता है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। इज दैट क्लियर? तो 1990 के पहले या 91 के पहले, बेटर टू से, टेक्नोलॉजी में, टेलीकॉम में, बेसिकली नॉट टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम में बीएसएनएल वाज द ओनली कंपनी हैविंग मोनोपोली चिल्ड्रन इन टेलीकॉम सर्विसेज। उसके बाद कौन कौन सी कंपनीज आ गई आपको पता होंगी, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। उषा फोन एक कंपनी थी, देन वी हैड द कंपनी कॉल्ड एज एसआर, जो उसके बाद किसने खरीद ली, वोडाफोन ने। गरीबी की हालत में किसके साथ मर्ज हो गई ये, आइडिया के साथ, और क्या बन गए, वीआई। समझ में आ गया? देन वी हैड अ कंपनी कॉल्ड एज एयरटेल, और आजकल एक और कंपनी आ गई है, जियो या मरो। तो 3 तारीख से पहले रिचार्ज करा लीजिएगा, 20 से 22% प्लान के रेट्स बढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? चलिए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बच्चों लॉस सफर कर रही थी, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उन सबको किसे सेल कर दिया जाए, टू द प्राइवेट सेक्टर। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन। और एक्सपोर्ट्स का प्रमोशन एंड इंपोर्ट्स का सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। नटशेल में तीनों बातों का मतलब समझ में आ गया? चलिए, सबसे पहले लिबरलाइजेशन हेडिंग आप लिखेंगे बच्चों, और ये 2 लाइन की डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए। फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। समझ में आई बात कि बिल्कुल भी नहीं आई बात? तो अगर लिबरलाइजेशन ना होता तो जो अभी 3 जुलाई 2024 से जियो वाले और एयरटेल वाले अपना रेट वेट बढ़ाने वाले हैं, एयरटेल ने तो खैर बढ़ा दिया परसों से ही, क्या बढ़ा पाते? बिल्कुल ना बढ़ा पाते, क्योंकि लिबरलाइज थे, अपना डिसीजन खुद ले सकते थे। दैट्स वाई ये काम कर रहे हैं। अगर लाइसेंसिंग होती स्ट्रिक्ट कि भाई रेट भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तब शायद इतनी बदमाशी ना कर पाते ये। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? और क्यों रेट बढ़ाया जा रहा है भाई? सिंपल सी बात है, दे हैव इन्वेस्टेड ह्यूज मनी ऑन 5G टावर्स। अरे तो जरूरत ही क्या थी 5G की, हमारा काम तो 3G में बहुत बढ़िया चल रहा था। तो भाई उनको ज्यादा पैसे कमाने हैं, वो ज्यादा तभी कमाएंगे जब आप खर्चा ज्यादा करेंगे। तो आपसे ज्यादा पैसा जेब से निकलवाने के लिए उनको कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस आपको दिखाना पड़ेगा। तो चाहे सिम आप 5G लगा लीजिए, क्या नेटवर्क आपको सही में 5G मिलता है? नहीं मिलता। सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में ये 5G टेक्नोलॉजी बोल देते हैं इसको। पीपल अंडरस्टूड और नॉट? चल समझ गए? चलिए, इसमें कुछ फीचर्स लिख लीजिए। पहला चिल्ड्रन, प्रायर 1991 द गवर्नमेंट हैड सेवरल रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर। किस तरह का रेस्ट्रिक्शन था सर? पहला रेस्ट्रिक्शन था लाइसेंसिंग का, दूसरा रेस्ट्रिक्शन था प्राइस कंट्रोल का। जो प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसी प्राइस पे चीजें बाजार में बिकेंगी, हम अपना प्राइस खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। देयर आफ्टर इंपोर्ट का बहुत स्ट्रिक्ट लाइसेंस था। फॉरेन एक्सचेंज एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही आप एक्सचेंज कर सकते थे, इनफाइनाइट नहीं एक्सचेंज कर सकते थे। एंड एट लास्ट, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है अपने बिजनेस में, हु विल बी डिसाइडिंग दिस? गवर्नमेंट विल डिसाइड दिस। मैंने आपको बताया था ना, अभिषेक बच्चन की एक मूवी थी गुरु, जिसमें धीरू भाई अंबानी जी का रोल प्ले किया था उन्होंने, और ये दिखाया गया था कि उन्होंने परमिशन ली 6 मशीनें लगाने की, बट इंस्टॉल कर ली 12, बाकी 6 को उन्होंने स्पेयर पार्ट्स के नाम पे इंपोर्ट कर लिया था, बट थी वो एक्चुअली मशीन है जिसको इंडिया में लाके असेंबल किया। तो बाद में एक बहुत बड़े बिजनेस हाउस का जब खुलासा हुआ तो गवर्नमेंट ने इंक्वायरीज वगैरह रख दी, और बाद में फिर इंक्वायरी में वो छूट गए। तो उन्होंने लोगों के सामने, इंक्वायरी कमीशन के सामने बातें साबित की कि हम कब तक दूसरे देशों के सामने भीख मांगते रहेंगे, हम इतना आउटपुट प्रोड्यूस करके चीजों को एक्सपोर्ट कर दें ताकि इंटरनल कंजम्पशन के लिए भी वो सस्ता हो जाए, और एक्सपोर्ट करेंगे तो ढेर सारा फॉरेन एक्सचेंज आएगा। बट गवर्नमेंट उस जमाने की थोड़ी डरपोक टाइप की थी, क्योंकि एक बार ब्रिटिश रूल से, चंगुल से छुटकारा पा चुके थे, इसलिए इतने रेस्ट्रिक्शंस रखे हुए थे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? सेकेंड पॉइंट, सेवरल शॉर्टकमिंग्स हैड इमर्ज्ड। किस तरह की शॉर्टकमिंग्स? मैंने आपको बता दिया बच्चों, जब ढेर सारा आउटपुट ही नहीं होगा तो कंट्री में हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स वुड बी लेस चिल्ड्रन एंड डिमांड वुड बी मोर। सप्लाई जब भी कम होगी बच्चों और डिमांड जब भी ज्यादा होगी, तो आपको एक शॉर्टकमिंग तो सबसे पहले नजर आएगा। क्या नजर आएगा शॉर्टकमिंग? प्राइस राइज। एंड प्राइस राइज की वजह से क्या हो जाएगा? हमेशा कुछ नहीं होगा,
कुछ नहीं होगा, इन्फ्लेशन। और जब आपने बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की परमिशन सरकारी इंप्लॉइज को दे दी, तो सरकारी इंप्लॉइज तब तक काम नहीं करेंगे जब तक उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सुविधा शुल्क, जिसको घूस बोलते हैं, मिल नहीं जाएगी। समझ में आ गया? तो इसलिए लाइसेंसिंग करना बहुत जरूरी था। समझ में आ गई बात? ये लाइसेंसिंग के फीचर्स नहीं है, लाइसेंसिंग के नीड है। ये क्या है? नीड। ओके, झटपट अपडेट दिस फास्ट। एंड लास्ट पॉइंट चिल्ड्रन, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज फॉलन शार्पली। इस वजह से हमें लाइसेंसिंग करने की जरूरत पड़ी। तो अगर एग्जाम में आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट वाज द नीड ऑफ लाइसेंसिंग, तो आप ये पांचों 6 पॉइंट्स, सॉरी 4 पॉइंट्स लिख लेंगे। तो सबसे पहले कि भाई इंटेंसिव कंट्रोल थे, किन किन चीजों पे, ABCD लिख लिया आपने। सेवरल शॉर्टकमिंग्स वर देयर, किस तरह की शॉर्टकमिंग्स थी, जब आउटपुट कम था तो कंट्री वाज फेसिंग एक्यूट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन बेसिकली, और करप्शन की वजह से डिले होता था, करप्शन एक्टिविटीज होती थी, घूस दैट इज ब्राइबरी बहुत ज्यादा चलती थी, एंड जीडीपी हैज गॉन डाउन। तो दीज वर द नीड्स फॉर लिबरलाइजेशन। समझ गए? चलिए चलते हैं आगे चल रहे हैं। सो यहां पे आप नेक्स्ट फंडामेंटल लिख लीजिए। की कंपोनेंट ऑफ NEP, that is liberalization, focused on greater reliance on market forces. Let the concept of demand and supply decide the so-called prices in the market. गवर्नमेंट ने सब्सिडी का सिस्टम धीरे धीरे, जैसे आजकल ये रेलवे के टिकट में खत्म कर दिया, फ्यूल में खत्म कर दिया, LPG में खत्म कर दिया। LPG मतलब ये वाला LPG नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो भैया जिसको खरीदना है पैसे दो, एल्स मत खरीदो। और ये सिस्टम कहां से इम्बाइब किया गया चलन? कोरिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर जैसी कंट्रीज से। तो जब सरकार ने देखा कि भाई इन देशों में मार्केट सिस्टम चल रहा है, इन देशों में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर का और फॉरेन कंपनीज का हो रहा है, ये कंट्रीज एकदम रेड कार्पेट वेलकम देती है बाहर के बिजनेसमैन को, तो व्हाई नॉट वी शुड आल्सो डू द सेम थिंग्स। बट अगर हम आज की बात करें बच्चों, जितना भी बेनिफिट हो रहा है कॉर्पोरेट कल्चर से, जो भी गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, डू यू थिंक दैट टैक्स अमाउंट इज बीइंग पुट टू यूज प्रॉपरली चिल्ड्रन? बिल्कुल भी नहीं। लोगों को फ्री में खाना, राशन पानी, भोजन दिया जा रहा है, क्या ये सही चीज है? बिल्कुल नहीं। उनसे काम करवाना चाहिए लेबर का या किसी भी चीज का जिसके लोग फिट हैं, तब उनको पैसे देने चाहिए। अब लोग बोलेंगे सर काम क्या करेंगे वो लोग? भाई काम के लिए लेबर की ऑलरेडी शॉर्टेज है, रेलवे स्टेशन पे लगा दो झाड़ू लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए, कुली का काम दे दो उन सबको कम से कम। तो जब वो काम करें तो उनको टोकन मिल जाए, क्या मिल जाए? और उस टोकन के बदले में इफ दे वांट कैश दे कैन गेट कैश, इफ दे वांट राशन पानी दे कैन गेट दैट। बट फ्री में किसी को भी कुछ नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए बताइए? एक बात बता दीजिए, क्यों फ्री में किसी को कुछ भी नहीं देना चाहिए? क्या? कोई काम करना चाहेगा नहीं, कहने का मतलब विल टू वर्क जो होगा, दिस विल रिड्यूस। खोपड़े में बात गई। जब विल टू वर्क रिड्यूस हो जाएगी तो विल टू सेव भी रिड्यूस हो जाएगी, और जब विल टू सेव रिड्यूस हो जाएगी, उससे कंट्री में इन्वेस्टमेंट पैटर्न विल डिक्रीज और विल इंक्रीज चिल्ड्रन, विल डिक्रीज। बात समझ में आ गई? चलिए पुट द हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। यहां पे सबसे पहले आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, देयर आफ्टर हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से बारे में पढ़ेंगे, thereafter we'll study about what is called as fiscal reforms, taxation से related, and thereafter we'll be studying what is called as external sector reforms. इतनी बातें सबको समझ में आ गई? तो ये 4 तरह के रिफॉर्म्स आपको पढ़ाए जाएंगे, और आप सबसे पहले इसमें पढ़ना स्टार्ट करेंगे कौन से रिफॉर्म चिल्ड्रन? इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या हाल चाल था। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को 3 बार पढ़ा है। एक बार प्री ब्रिटिश एरा में, आई रिपीट, एक बार प्री ब्रिटिश एरा में, दूसरी बार पोस्ट ब्रिटिश एरा, दैट इज जब इंडिपेंडेंस हो गया 47 एंड 51 की पॉलिसी में, तीसरी बार यहां पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ गया? तो एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, देन आई मेक देम एक्सप्लेन इट टू यू। आपको इसमें क्या क्या छापोफाई करना है ये लिख लीजिए।
जुलाई 1991 में सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस हुई थी और उन्होंने लाइसेंस रखा हर चीज पे एक्सेप्ट दीज 5 इंडस्ट्रीज: लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स एंड डेंजरस केमिकल्स लाइक यूरेनियम एंड ऑल दैट। इस पे आज भी लाइसेंस है, बट 91 के पहले इनके अलावा हर चीज पे लाइसेंस हुआ करता था। कपड़े का बिजनेस करना है तो भी 48, 56 पॉलिसी में आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। टीवी बेचना है, साइकिल चलानी है, साइकिल चलाने तक के लाइसेंस होता था, जैसे रिक्शे का लाइसेंस होता था। Thereafter, under new industrial policy children, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए पहले 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी और वो घट के अब कितनी कर दी गई? 18। और फर्दर इसमें अमेंडमेंट आया 2010-11 में, अभी भी मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी। एटॉमिक एनर्जी और रेलवे छोड़ के हर इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज कर दिया। अब बच्चे कहेंगे सर डिफेंस कहां प्राइवेटाइज हुआ? अभी जो हमारी रफेल डील हुई है, दसॉल्ट एंटरप्राइजेस जो फ्रांस की थी, उसके साथ इंडिया ने किसने डील किया? रिलायंस डिफेंस ने डील किया था बेसिकली। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट डील नहीं कर सकती, किसी के थ्रू डील करेगी। अब उसके नंबर ऑफ रीजंस होते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड। चलिए झटपट इसको कॉपी करें बच्चों। चलिए तो एमसीक्यू में आपसे ये टेस्टिंग की जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है, इन द फर्दर अमेंडमेंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन licensing, which 2 industries are only constituted to be so called managed by public sector? तो जवाब क्या होगा? एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे। समझ में आ गया? और आपको नाम दे देंगे ढेर सारी इंडस्ट्रीज के, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, लिकर, डेंजरस केमिकल्स, डिफेंस एंड ऑल दैट, और पूछेंगे विच ऑफ दीज व या आर स्टिल अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, तो भी जवाब क्या होगा? एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे। समझ में आ गया भाई? चलिए, डी रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? सबने कॉपी कर लिया फर्स्ट सेकंड पॉइंट? डी रिजर्वेशन का मतलब, रिजर्वेशन का मतलब पहले समझ लीजिए रेस्ट्रिक्टेड, और डी रिजर्वेशन का मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ढेर सारे प्रोडक्शन एरियाज जो पहले स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व किए थे कि इस पे यही लोग काम करेंगे, बाद में पता लगा तो पैसा लेके भाग गए, ये एकदम कामचोर टाइप के साबित हो गए। तो इन सबको जो हमने स्पेशल बेनिफिट दिया था कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क विल ओनली बी हैंडल्ड बाय स्मॉल स्केल, अब ये वर्क हैंडलिंग खत्म कर दी, क्योंकि इनके लिए जो बेनिफिट दिया जा रहा था ये उस बेनिफिट को अचीव ही नहीं कर पाए। नहीं समझे बात को? तो अब इनका सारा का सारा काम हमने किसको उठा के दे दिया? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। नाउ जब हमने कोटा सिस्टम लगा दिया चिल्ड्रन, हमने रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दिया, हमने सो कॉल्ड लिमिट लगा दी कि पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा हम कुछ भी आपको प्रोड्यूस करने की परमिशन नहीं देंगे। तो जब भाई प्रोडक्शन कम होगा तो मैनी अ टाइम्स कंट्री के अंदर भी उसकी शॉर्टेज होती थी और प्राइसेस यूज्ड टू गो अप, और एक्सपोर्ट आप कुछ कर ही नहीं पाते थे। तो जब आप एक्सपोर्ट करेंगे नहीं कि आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी? नहीं आएगी, बट इंपोर्ट्स के लिए भाई पेमेंट तो करना ही करना है, तो यू विल ऑलवेज रिमेन अ डेटर कंट्री, ऑलवेज रिमेन अ डेटर कंट्री। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने लाइसेंसिंग से पूरी तरह से फ्रीडम दे दी कंपनीज को कि भाई जितना चाहे जैसे चाहे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? एंड द लास्ट, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? पापा एंड मम्मी, मतलब प्लांट एंड मशीनरी। तो पहले कंपनीज को अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना भी अलाउड नहीं था। कंपनीज को इसलिए अपग्रेड करना अलाउड नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट के पास फॉरेन करेंसी थी नहीं, और अगर हम विदेश से कोई मशीन खरीदते हैं तो बदले में पेमेंट आपको किस करेंसी में करना है? उन्हें फॉरेन करेंसी में। और फॉरेन करेंसी इस तरह से फ्रीली कन्वर्टेबल नहीं थी जितनी अब है। याद है वो एडजस्टेबल पैक सिस्टम 1973 में कोलैप्स कर गया था सिस्टम, तो तब तक भी और उसके बावजूद भी यू आर नॉट अलाउड टू हैव एज मेनी डॉलर्स और पाउंड्स यू विश्ड टू हैव। एक पर्टिकुलर अमाउंट था, बस वहीं तक आप कन्वर्ट कर सकते थे। तो इसलिए जब मशीन ही अच्छी नहीं आएगी, क्या बढ़िया फोटोकॉपी आपको मिल पाएगी? नॉट एट ऑल। समझ में आ गया? इवन चिल्ड्रन, इनफैक्ट आज भी इंडिया के अंदर जितनी भी फोटोकॉपी मशीनें आपको दुकान पे नजर आती हैं, 95% ज्यादा इंपोर्ट की जाती हैं, एंड मेजॉरिटी केसेस में दे आर रीफर्बिश्ड मशीन्स, जो वो सो कॉल्ड शॉपकीपर्स छोटे वाले इस्तेमाल करते हैं। छोटा शॉपकीपर मतलब जिसकी दुकान छोटी है, दिमाग कम है? नो, जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि नई मशीन आप खरीदने जाएंगे 4-5 लाख रुपए की आएगी। अब 5 लाख रुपए की मशीन खरीद के क्या कोई जेरोक्स वाला 50 पैसे में कॉपी कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो कहेगा मिनिमम
2 रुपए या 1 रुपए लूंगा। तो जो बिग बिजनेसमैन हैं जेरोक्स के, दे बाय एक्सपेंसिव मशीन। जैसे इलाहाबाद सिटी में आप सिविल लाइंस एरिया में अग्रवाल फोटोकॉपी देखते हैं, तो दे परचेज न्यू मशीन। और बाकी जो मोहल्ले के लोकल छाप टाइप्स होते हैं, दे परचेज रिफर्बिश। रिफर्बिश का मतलब जानते हैं? जापान वगैरह में या इंडियन रेलवेज में टेलीकॉम डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, यहाँ पे नई मशीन आई, 2-4 साल इस्तेमाल हुई, कुछ पार्ट्स खराब हो गए, तो जो वॉर्न आउट पार्ट्स होते हैं वो उसको रिप्लेस कर देते हैं और 1 लाख रुपए में, 80,000 रुपए में उसको सेकंड हैंड बेच देते हैं। समझ में आ गया? और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में प्रैक्टिकली फोटोकॉपी मशीन की होती नहीं है, सिर्फ असेंबलिंग होती है। व्हाट? असेंबलिंग। और जो बहुत हाई प्रेसिशन, हाई ग्रेडेड, जो हाई स्पीड मशीन होती हैं, वो पूरी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के नाम से इंपोर्ट की जाती है, उसकी तो असेंबलिंग नहीं होती इंडिया में। समझे इस बात को? लिख दिया सबने? चलिए मूविंग अहेड, चल रहे। कॉपीड एवरीबॉडी दिस फिफ्थ पॉइंट? फिफ्थ पॉइंट कॉपी कर लिया भाई? फोर्थ भी कॉपी कर लिया? फोर्थ कॉपी कर लिया? फोर्थ की फिफ्थ कॉपी करिए जल्दी से, कुछ लोग तो सो गए एकदम। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म चिल्ड्रन। आपने वो हर्षद मेहता जी के बारे में सुना होगा चिल्ड्रन? नहीं सुना लोगों ने? सुना है। क्या कार्यक्रम किया था उन्होंने, ये भी आपको पता है? मान लीजिए कि देयर इज अ बैंक कॉल्ड एज एसबीआई एंड देयर इज अ बैंक कॉल्ड एज पंजाब नेशनल बैंक। एसबीआई में कस्टमर एक्स है और पीएनबी में कस्टमर वाई है। कस्टमर एक्स ने एक चेक काट के दे दिया कस्टमर वाई को, लेटस से रुपए 1 लाख का। अब वाई अपने इस 1 लाख रुपए के पेमेंट को क्लियर करने के लिए ये चेक लेकर किसके पास जाएगा बच्चों? पंजाब नेशनल बैंक के पास। और पंजाब नेशनल बैंक ये चेक लेकर किसके पास आएंगे? एसबीआई के पास। सर इतना लंबा रूट ट्रैवल करने के लिए? यस। और इसमें कम से कम जो समय लगेगा दैट विल बी ऑफ 15 डेज। सर क्या जहन्नुम में ब्रांच थी क्या? जहन्नुम में ब्रांच नहीं थी, काम ढेर सारा था, मैन पावर कम थी, तो सबकी डिटेल नोट करना। तो पंजाब नेशनल बैंक वालों को एसबीआई से पैसा लाने में कम से कम 15-20 दिन लग जाता था। इस बात का फायदा उठाया हर्षद मेहता जी ने कि मिस्टर एक्स के तो अकाउंट में पैसा पड़ा ही हुआ है, बट क्या वो पैसा झटपट तुरंत वाई ने विड्रॉ करवा लिया? नो। कब विड्रॉ होगा? कम से कम 15-20 दिन, कभी कभी तो 30 दिन। और कहीं बाहर के शहर की चेक है तो कहीं 1.5-2 महीना ना लग जाए। आज ऐसा होता है चलन? आज कितना टाइम लगता है चेक क्लियर करने में? अगर सेम बैंक की चेक है, आईसीआईसीआई टू आईसीआईसीआई, इररिस्पेक्टिव जम्मू एंड कश्मीर से वो चेक तमिलनाडु भी जानी है, सेम डे क्लियर हो जाएगी। क्यों सेम डे क्लियर हो जाएगी? बिकॉज द बैंक इज सेम। और अगर डिफरेंट बैंक भी है चिल्ड्रन, 1:30 बजे के पहले अगर आपने चेक जमा कर दी तो अगले दिन क्लियर हो जाती है, और अगर 1:30 बजे के बाद जमा की तो मान लीजिए 48 to 60 आवर्स लग सकते हैं। मैक्सिमम टाइम इज 3 डेज। गॉट इट क्लियर? ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, मैक्सिमम केसेस में 1.5-2 दिन में, 1 दिन में भी क्लियर हो सकती है। और अब तो वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम आ गया भाई, इधर आपने बटन दबाया उधर पैसा चला गया विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ब्लिंक ऑफ आई। तो उस जमाने में 15 से 20 दिन लगते थे। तो अर्शद मेहता साहब को ये बात पता थी, तो उन्होंने एसबीआई के मैनेजर को थोड़ा सा सिखाया पढ़ाया कि भाई भाभी जी के लिए गिफ्ट ले जाओ थोड़ा सा, और बदले में क्या ऑब्लिगेशन लिया कि तुम्हारे पास ये जो 1 लाख रुपए एक्स के अकाउंट में पड़ा है, ये किसी काम का है ही नहीं, तो 1 लाख रुपए हमको दे दो, बट बैंक के रिकॉर्ड में कोई एंट्री मत करना। क्योंकि उस जमाने में आरबीआई का ऐसा कोई नॉर्म नहीं था कि आपको डेली बेसिस पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपडेट करना होता था। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो 1 लाख रुपए बैंक से निकल गए, बट बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं है। वो 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में आता था। ऐसी बेकार बेकार कंपनीज के शेयर्स जो कोई नहीं खरीदता था, ये अरशद मेहता भाई साहब अपने लोगों को भेज के बाजार से खरीदवाया करते थे, तो इन शेयर्स की डिमांड बढ़ गई। कोई शेयर आज 25 पैसे में खरीदा तो कल वही 35 पैसे में हो गया, 10 दिन बाद हो सकता है वो 80 पैसे में हो गया, और 3-4-5-6 महीने के बाद ये 25 पैसे वाला शेयर 15-15-20-20 रुपए तक चला जाता था। और बाकी लोग भी सोचते थे भाई दाम बढ़ रहा है, चलो शेयर खरीद लें। अंडरस्टैंडिंग? तो ये कहानी 2-3 साल चलती रही। 1 रुपए का शेयर पता लगा 90 रुपए पहुंच गया, तो हर दिन लोगों को भेजते थे कि भाई जाओ शेयर लाओ, शेयर लाओ, शेयर लाओ। तो सामने वाला भी जो बेच रहा है वो क्या सोचेगा? इनकी गरज ज्यादा है, डिमांड है, शेयर प्राइस बढ़ाता था। तो जिस दिन प्राइस चला गया 1 रुपए के शेयर का लेटर से 22 रुपए, उस दिन लोग गए और बोले अब आज बेचना है। तो सामने वाली पार्टी, सामने वाला ब्रोकर एजेंट क्या सोचेगा? जैसे हर दिन कोई खरीदने आता है, आज ये बेचने आया, कल को फिर और कोई खरीदने आएगा, बट इस रात की सुबह नहीं। तो वो 1 रुपए वाला शेयर 22 में मार्केट में चिपका दे, क्या कल सुबह कोई खरीदने आएगा? नो। इंक्वायरी की गई,
कि भाई ये शेयर प्राइस इतना बढ़ा कैसे, फंडामेंटल्स देखे गए, पता लगा कंपनी के गेट पे तो ताला लगा हुआ है, सिर्फ कंपनी स्टॉक मार्केट में नजर आ रही थी, रियलिटी में कंपनी थी ही नहीं। नहीं समझे बात को? आजकल भी कुछ ऐसे ही फ्रॉड होते हैं, तो एक्चुअली इट वाज नॉट अ फ्रॉड, इट वाज डन लाइक अ फ्रॉड। समझ में आ गया? क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स को सो कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ठेस पहुंची। हाँ, हर्ट, हिंदी में हर्ट हो गया, वाह वाह, समझ में आ गया। तो उसके बाद जब इनकी हालत खराब, इनको पता था कि अब मेरे को तो जेल जाना ही जाना है, तो उन्होंने एक हथकंडा और अपनाया, राम जेठमलानी जी को पकड़ लिया, जो इंडिया के लीडिंग लॉयर हुआ करते, तब तो उनकी डेथ हो गई, अभी 2 साल पहले शायद डेथ हुई है। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, ब्रीफकेस से भरा बैग पीएमओ लेके चलते हैं, फंसे फंसाएंगे, कह देंगे घूस मंगवाई गई थी। और उस समय नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, और हर्षद मेहता की मार्केट में इतनी चलती थी कि अगर उन लोगों को बोल देते थे कि एमआरएफ का शेयर खरीद लो, तो अगले दिन एमआरएफ के शेयर प्राइस बढ़ जाते थे। बड़ा अनऑर्गेनाइज टाइप सिस्टम था, और उस जमाने में पैसा पूरा स्टॉक मार्केट में कैश में ही लगता था। आज ऐसा नहीं होता, 1 रुपए भी स्टॉक मार्केट में कैश में नहीं इन्वेस्ट होता है, सब ट्रांसपेरेंसी थ्रू बैंकिंग चैनल है। बट उसके बाद भी फ्रॉड व्रॉड होते रहते हैं, खैर। तो तब जाके ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हुए, और 1991 में आरबीआई ने बोला ये जितने लॉर्ड कृष्णा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह थे, इन सबको बंद कर दिया गया, एंड ऑल दीज सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बैंकिंग का काम करते थे, इन सब के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए, और बोला कि अगर बैंक चलाना है तो यू हैव टू बी अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली। इज दैट अंडरस्टूड? तो महाराष्ट्र में ऐसी ढेर सारी सहकारी योजनाएं, कोऑपरेटिव बैंक्स मुंबई में बहुत ढेर सारे नजर आएंगे। आपने शायद वो कोऑपरेटिव बैंक का नाम सुना होगा, वो किसी जमाने में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हुआ करती थी, तो उसको कन्वर्ट कर दिया ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में। समझ में आ गया? ऐसे एक लॉर्ड कृष्णा बैंक है, तो ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। और एक लेटेस्ट फ्रॉड बैंक में आया था 2000, कोविड कब आया था, 20 में ना, हाँ 2018-19 में, एक लक्ष्मी विलास बैंक करके हुआ करता था। तो वो लोगों से पैसा तो लेता था, अपने पास रखता था, रिकॉर्ड्स में एंट्री मेंटेन करता था, कुछ लोगों के साथ सेटिंग करके वो पैसा बैंक से निकल जाता था। फिर आरबीआई ने छापे मारे जब, तो पता लगा इनकी ब्रांचेस में, बुक्स में तो ज्यादा पैसा है, बट वॉल्ट में उतना पैसा है ही नहीं, तो विदाउट एंट्री पैसा एग्जिट हो जाता था, और ये पैसा बिल्डर्स वगैरह को दिया जाता था, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, प्रॉपर्टी बिकती थी, प्रॉफिट होता था, बैंक को वापस ला के देते थे पैसा। अभी तक वो केस चल ही रहे हैं उन बैंक्स में, खैर ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए, तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में बच्चों बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आए। ये नॉन बैंकिंग कौन से होते हैं? आपने मुथूट फाइनेंस, मुथूट फिनकॉर्प, मन्नापुरम फाइनेंस, इन सब का नाम सुना है बच्चों? ये सब नॉन बैंकिंग में आते हैं। एंड स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में इन पर्टिकुलर चीजों की हम बात करते हैं, जिसमें बैंकिंग का काम दे दिया गया पूरा का पूरा किसको हेड करने को? आरबीआई। और आपने एक इंस्टीट्यूशन का नाम सुना होगा, सेबी। ये बना था बच्चों 1988 में, बट एट दैट टाइम इट हैड ओनली एंड ओनली व्हाट इज कॉल्ड एज एडवाइजरी पावर्स। आप अपने पापा मम्मी को इस उम्र में सलाह दे सकते हैं, बट वो आपकी बात माने ये जरूरी नहीं है। तो 1988 में आरबीआई, सॉरी सेबी को एज एन एडवाइजरी बॉडी बनाया गया था। क्यों बनाया गया था इसको? क्योंकि गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि भाई आने वाले टाइम में हम जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाएंगे, या हम प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, तो वो मार्केट में आईपीओज लॉन्च करेंगे, शेयर्स बेचेंगे, तो कुछ धांधलेबाजी घपलेबाजी कर सकते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए सेबी बनाया गया। बट सेबी को और मजबूत किया गया, एक कानून बना दिया गया 1992 में, सेबी एक्ट 1992। तो सेबी की पावर्स एज ऑफ टुडे फाइनेंशियल सेक्टर में चल रहे हैं एकदम हाईकोर्ट के इक्विवेलेंट हैं, आप समझ लीजिए। तो हाईकोर्ट अगर कोई पीनल एक्शन सुना सकता है, तो सेबी भी सुना सकता है। इज दैट क्लियर? अब ये ना हो कि सास बहू का मोहल्ले में झगड़ा हो रहा है, सेबी वाले उसके रहे जरा इंटरवीन करो मैटर के बीच में। तो ये सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट के झगड़ों को ही सेटल करते थे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? सो आरबीआई का रोल रेगुलेटर से फैसिलिटेटर की तरह बन गया। तो पहले आरबीआई थोड़े खड़ूस पिता थे, अब ये थोड़े अंडरस्टैंडिंग वाले पिताजी बन गए हैं। समझ गए बात को? पक्का? पहले आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करता था, बट अब आरबीआई ने एक रेंज दे दी, इस रेंज के बीच में कोई भी बैंक, कमर्शियल बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स कर सकता है। समझ में आ गया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या काम हुआ? समझ में आ गया भाई? चिल्ड्रन, डू आई नीड टू टीच यू डिमोनेटाइजेशन? ये तो सबने देखा होगा। चलिए खैर, थोड़ी बहुत असलियत में आपको डिमोनेटाइजेशन की बता दूंगा।
पहले आप इतना नोट डाउन कर लें। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर टू दिस। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी। सो प्राइवेट बैंक सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कब एंट्री मारे बच्चों? 1991 के बाद। समझ में आ गया? और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी सो कॉल्ड लाइसेंसेस दिए गए कि आप भी इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। आपने शायद ANZ ग्रिंडलेज बैंक का नाम सुना होगा चिल्ड्रन। आपने डोशे बैंक का नाम सुना होगा, जिनका ये ऐसे करके सिंबल है, डब्बे वाला। नहीं सुना? अच्छा। इफ्को टोक्यो बैंक का नाम सुना है? एक तो सब गांव में पैदा हुए हैं, इसलिए कुछ सुना ही नहीं है। अरे कभी दिल्ली बम्बई घूम आया करो, वहां पे सब बैंक नजर आ जाएंगे। अच्छा, सिटी बैंक का तो नाम सुना ही होगा दलिद्रों। वेरी गुड। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का नाम सुना है? वेरी गुड। फेडरल बैंक का नाम सुना है? वेरी गुड। ये सारे के सारे कौन से बैंक हैं? प्राइवेट बैंक हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं सर ये HDFC और ICICI भी प्राइवेट बैंक हैं। एकदम बकवास। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, प्राइवेट बैंक नहीं है। और HDFC और ICICI को अगर आप प्राइवेट बोल रहे हैं तो SBI को तो एकदम अनाथ संतान बोल दें, क्योंकि जितना पैसा गवर्नमेंट का SBI में नहीं लगा हुआ, उससे कहीं ज्यादा पैसा HDFC और ICICI में लगा हुआ है। गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर होल्डर्स ऑफ HDFC एंड ICICI। समझ में आ गया? तो कभी भी ये ना सोचें कि ये बैंक आपका पैसा लेके भाग पाएंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए अगले लेक्चर में मैं डीमोनेटाइजेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा। थोड़ा सा गूगल करके आइएगा, कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। ठीक है? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।